के बारे में जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है और ये सब्जेक्ट है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का। तो आज हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है और यह कैसे काम करती है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी से हम लोग अपनी लाइफ के अंदर में फाइनेंशियली ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड पे जो आप नाम देख रहे हैं ये हिंदुस्तान के जाने माने क्रिप्टो करेंसी के ट्रेनर हैं, ब्लॉकचेन ट्रेनर हैं, जो आज नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो विदेशों के अंदर में भी आज इनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मिस्टर रामविलास राणा जी। और इनके सानिध्य में एक्चुअली हमने क्रिप्टो इंडस्ट्री को वर्क स्टार्ट किया और आज पूरी दुनिया के अंदर में आज मैं भी लगभग 11 कंट्रीज़ के अंदर में अपना वर्क कर पा रहा हूँ। तो बाय द वे आज हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो सही मायने में दोस्तों अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है। अब जानेंगे कि डिजिटल एसेट क्या है। सही मायने में एक व्यक्ति अपनी इनकम को ग्रोथ करने के लिए अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, तो डिजिटल एसेट में आज के दिन में पूरी दुनिया इन्वेस्ट कर रही है। तो क्या है डिजिटल एसेट, इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में एसेट क्या होता है। जब एसेट समझ में आएगा तो हम लोग डिजिटल एसेट को समझ पाएंगे। क्या होता है एसेट, ये जो स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, ज़मीन अपने आप में एक एसेट है, प्रॉपर्टी है ना, जहाँ पर हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते आए हैं। सिल्वर एक बहुत अच्छा एसेट है और गोल्ड आज पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल एसेट है। ये सभी वो एसेट हैं जिनमें अब तक हम इन्वेस्ट करते आए हैं, हमारे फादर इन्वेस्ट करते आए हैं, या ऑलमोस्ट जितने भी आपने बड़े लोगों को देखा होगा उन लोगों ने पैसा बनाया है, उनसे पहले उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। ये वो एसेट है जो हमेशा साल दर साल एक भारी भरकम रिटर्न देते हैं। और इस एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए हमने किसी कॉलेज में नहीं सीखा, किसी ने हमें सिखाया नहीं, ये हम जनरेशन टू जनरेशन सीखते चले गए। दोस्तों ये जो एसेट है, ये एसेट होता क्यों है, इनकी वैल्यू क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है क्योंकि इनके पीछे एक फॉर्मूला काम करता है और वो फॉर्मूला है, एक रूल है, लिमिटेड सप्लाई एंड हाई डिमांड। एसिड की सप्लाई लिमिटेड होती है और डिमांड हाई होने की वजह से एक्चुअल में उनकी वैल्यू बढ़ती है। ये हर एसिड पर ये रूल काम करता है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो फिजिकल एसिड नहीं है। आज हम आपसे बात करेंगे डिजिटल एसिड के बारे में कि डिजिटल एसिड होता क्या है और यह क्यों क्रिएट हुआ, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, और क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसिड का ही एक रूप है। तो आज हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसको समझने के लिए हम इस ग्राफ को समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करूंगा कि करेंसी ने किस तरीके से अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज किया है। दोस्तों धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी, बहुत फास्टली ये दुनिया बदल रही है, और जैसे जैसे ये दुनिया बदल रही है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी अपने आप को बदल रही है। हर चीज़ के अंदर में मॉडिफिकेशन हुआ है। आप अपनी दैनिक जीवन के अंदर में जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आप देखना जो आज से 5 साल पहले जो चीज़ें थी आज जो टोटली बदल चुकी है। हर चीज़ में मॉडिफिकेशन हुआ है। ऐसे ही बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन हुआ करेंसी के अंदर में। करेंसी ने अपने आप को समय समय पर चेंज किया है और करेंसी के हर मॉडल को, हर रूप को हमने एक्सेप्ट किया है। आज की डेट के अंदर में हम जितने भी लोग हैं, आज हम करेंसी के सबसे अपडेट वर्जन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिजिटल करेंसी, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, आज ये हम लोगों की दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन दोस्तों जब शुरुआत हुई थी मानव सभ्यता की, तब उस टाइम व्यापार जो किया जाता था वो किसी करेंसी के माध्यम से नहीं होता था। एक सिस्टम चलता था जिस सिस्टम के माध्यम से लोग व्यापार करते थे, उस सिस्टम को कहा जाता था बार्टर सिस्टम, यानी कि एक्सचेंज सिस्टम, सामान के बदले सामान। ये वो तरीका था जिस माध्यम से लोग व्यापार करते थे। धीरे धीरे ये जो सिस्टम था ये पॉपुलर होता चला गया और बिजनेस ने एक बहुत बड़ी स्पीड पकड़ी। लेकिन एक वक्त के बाद ये जो सिस्टम था ये खुद लोगों के लिए एक चैलेंज बन गया। ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन था व्यापार को करने का, बट ये चैलेंज बना। चैलेंज इसलिए बना कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी वैसे वैसे चीज़ों का मूल्यांकन करना टफ हो रहा था। तो कैसे चीज़ों को एक्सचेंज किया जाए,
तो सही तरीके से व्यापार को दिशा देने के लिए उस टाइम के राजाओं ने, क्योंकि पहले राजाओं की सल्तनत चला करती थी, पहली बार चमड़े के सिक्के लॉन्च किए गए जिनको लेदर कॉइन्स के नाम से जाना जाता है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, चमड़े के सिक्कों से व्यापार होने लगा। और चमड़े के सिक्कों से व्यापार करना बड़ा आसान था कि कोई भी वस्तु अगर खरीदनी होती थी तो उतनी वैल्यू के कॉइन देकर के एक्चुअली वो चीज़ परचेज कर ली जाती थी। इस तरीके से व्यापार ने एक नई दिशा पकड़ी और लोगों को एक सॉल्यूशन मिला। लेकिन एक वक्त के बाद ये सिस्टम भी लोगों के लिए चैलेंजेबल बन गया। क्योंकि चैलेंजेबल इसलिए था कि आपके अपने एक राज्य के अंदर में बिजनेस करना आसान था, लेकिन जब एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में अगर व्यापार करने के लिए जाना है तब ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं राजस्थान का व्यापारी हूँ और आप में से कोई हरियाणा का व्यापारी है, और राजस्थान का व्यापारी अगर हरियाणा में व्यापार करने के लिए जाएगा और अगर वो अपना कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पर सेल करेगा तो हरियाणा का व्यापारी उनको जो करेंसी देगा वो हरियाणा की करेंसी देगा, और हरियाणा की करेंसी राजस्थान में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों चमड़े के सिक्के बंद हुए और लॉन्च हुए मेटल कॉइन्स। मेटल कॉइन्स ने एंट्री मारी। धातुओं के सिक्के, पीतल आया, तांबा आया, और उस टाइम जो सबसे पावरफुल जो मेटल था वो सिल्वर था, चांदी था, क्योंकि चांदी की जो कम्युनिटी थी वो पीतल से और तांबे से कई गुना ज़्यादा थी। इस तरीके से दोस्तों चांदी का इस्तेमाल करेंसी के तौर पे होने लगा। धीरे धीरे चांदी एक नेशनल करेंसी के तौर में उभर के आई, बट लिमिटेड सप्लाई और हाई डिमांड होने की वजह से चांदी अपने आप में एक एसेट बन गई और लोग चांदी को खरीद के अपने पास होल्ड करने लग गए। चांदी से व्यापार ने एक नई दिशा पकड़ी, एक नया रेवोल्यूशन आया। लेकिन चांदी के बाद फिर एंट्री मारी गोल्ड ने। गोल्ड ने क्यों एंट्री मारी? क्योंकि चांदी के साथ एक चैलेंज था। चैलेंज ये था कि चांदी इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन अगर व्यापार करना है रूस के साथ, ब्रिटेन के साथ, चाइना के साथ, यूरोप के साथ, तो वहाँ पर एक ठोस करेंसी चाहिए। तो उस टाइम दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट को रिप्रेजेंट करने के लिए गोल्ड आया और गोल्ड ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी वैल्यू बनानी शुरू की। और गोल्ड की जो कम्युनिटी थी वो चांदी से कहीं ज़्यादा थी, और गोल्ड ने अपनी वैल्यू मार्केट में खुद बनाई। अपनी जो वैल्यूएशन है वो खुद ने क्रिएट करी। धीरे धीरे गोल्ड को लोगों ने प्यार दिया और पूरी दुनिया में इसकी सबसे बड़ी कम्युनिटी बनी, और गोल्ड को एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में यूज़ किया जाने लगा। लेकिन बढ़ती हुई डिमांड और लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से गोल्ड भी अपने आप में एक प्रीशियस मेटल बन गया, एक कीमती वस्तु बना, एक एसेट में कन्वर्ट हुआ, और लोग गोल्ड के जरिए व्यापार करते थे। गोल्ड के साथ एक चैलेंज था इसकी सिक्योरिटी को लेकर के, कि गोल्ड की सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाए। चोरी होने का डर था, मूवमेंट करने का डर था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने के लिए चोरी होने का डर था। तो उस टाइम गोल्ड बैंक बनाए गए। गोल्ड बैंक जब बने थे वहाँ पर गोल्ड जमा हुआ और उसके बदले बॉन्ड प्रोवाइड किए जाते थे। जितना गोल्ड जमा होता था उतने का बॉन्ड मिल जाता था, और बॉन्ड के जरिए व्यापार होता था। एक कागज़ का टुकड़ा था जो मार्केट में चलता था, गोल्ड एक जगह पे सेफ था, और उस सिक्योरिटी के लिए जो चार्ज जो था वो चार्जेबल था, सिक्योरिटी फीस लगती थी। धीरे धीरे ये जो बॉन्ड एग्रीमेंट था ये पेपर करेंसी में कन्वर्ट हुआ। 18वीं शताब्दी के अंदर में चाइना पहला देश है जिन्होंने गोल्ड रिजर्व बैंक बनाए और उसके बदले में पेपर के नोट निकाले, कागज़ के नोट निकाले। फिएट करेंसी का जन्म हुआ और धीरे धीरे ये सिस्टम जी वॉल्यूम क्लियर आ रही होगी। धीरे धीरे ये जो सिस्टम है ये लोगों के लिए आसान हो गया। कागज़ के नोटों का जन्म हुआ और पूरी दुनिया ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया। पूरी दुनिया पेपर करेंसी पे चली गई। बड़ा आसान था पेपर के नोटों से बिजनेस करना। बिकॉज अगर मान लो आपको 100 रुपये का कोई सामान खरीदना है तो आप 100 रुपये दे के खरीद सकते हैं, बट 100 रुपये का गोल्ड देकर सामान नहीं खरीद सकते। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप 10 लाख रुपये का गोल्ड दे करके 10 लाख रुपये की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो इस हिसाब से पेपर करेंसी आई दोस्तों। पेपर करेंसी ने मार्केट में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन दिया। लेकिन पेपर करेंसी के साथ एक चैलेंज था, आज भी है, और आप लोगों के साथ ये चैलेंज आया होगा, और वो है डुप्लीकेसी, नकली नोट छपना। इससे कैसे रोका जाए, इससे कैसे बचा जाए? तो इससे बचने के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस लाए गए, जिनमें से एक सॉल्यूशन आया प्लास्टिक करेंसी के रूप में। ATM कार्ड लेकर के आए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ चले। इससे हुआ क्या, एक अच्छा सॉल्यूशन निकला, क्योंकि कैरी करना आसान था। आपके अकाउंट में पैसा है, आपको जितना ज़रूरत है उतना आप निकाल सकते हैं। इस हिसाब से प्लास्टिक करेंसी आई। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन निकल कर आया
वो था इंटरनेट से सॉल्यूशन निकला और इंटरनेट मनी ने जन्म लिया, और जो आज हम सब यूज़ करते हैं, जिसको हम फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे, पेटीएम के नाम से जानते हैं, और आज हमारी दैनिक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, आज हम सब डिजिटल हैं, हमारी दैनिक जीवन का हिस्सा है, लेकिन आज ना इसके साथ भी चैलेंज है और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसकी सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि 100 साल पहले भी चोर थे, आज भी चोर है, लेकिन आज पढ़े लिखे शातिर चोर हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, जिनको आप हैकर के नाम से जानते हैं। आज दोस्तों बैंक के सर्वर तक हैक कर लिए जाते हैं, अकाउंट तो बहुत दूर की बात है। आज इंटरनेट की जो ये चोरी लगातार जो हो रही है, इससे कैसे लोगों को बचाया जा सके। और इंटरनेट के बनाने के वालों को ये बात पहले से पता थी कि जब इंटरनेट आम जिंदगी में शिफ्ट होगा तो इस तरह का चैलेंज लोगों के सामने आएगा। तो जब से इंटरनेट पैदा हुआ है तब से ही इंटरनेट की सिक्योरिटी को लेकर के अलग अलग कदम उठाए गए, अलग अलग सोल्यूशंस लाए गए। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस बनाई गई हैं इंटरनेट से होने वाली चोरी को रोकने के लिए, जैसे कि जावा लैंग्वेज है, ASP, PSP, .NET, C++, पाइथन। ये सभी वो लैंग्वेजेस हैं जिन्होंने इंटरनेट को एक हद तक प्रोटेक्शन दी है। अभी तक लगभग 7 लैंग्वेजेस बनाई गई हैं इंटरनेट से होने वाली चोरी को रोकने के लिए, बट एक भी लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से कारगर साबित नहीं हुई इंटरनेट की से होने वाली चोरी को रोकने के लिए। आज की डेट के अंदर में सबसे सेफेस्ट .NET लैंग्वेज को माना जाता है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से सेफ नहीं है। तो दोस्तों, इसके ऊपर में 1991 के अंदर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई और एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर में रिसर्च हुई, एक ऐसी लैंग्वेज के ऊपर में रिसर्च हुई जिसको ब्लॉकचेन के नाम से जाना गया। एक लैंग्वेज बनी ब्लॉकचेन लैंग्वेज, जिसकी पुष्टि हुई थी 2008 के अंदर में, और इसको बनाया था जापान के एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है सातोशी नाकामोटो। इन्होंने ये ब्लॉकचेन लैंग्वेज बनाई, और जब इस लैंग्वेज को बनाया गया, इसको बनाने का एक ही पर्पस था कि इंटरनेट से होने वाले चोरी को, जो डाटा जो चोरी होता है, उसको सेफ और सिक्योर किया जाए। और जब ये लैंग्वेज बन के तैयार हुई तो अब ये एक सवाल खड़ा हुआ, क्या यह लैंग्वेज भी हैक की जा सकती है या ये अनहैकेबल है। तो दोस्तों, इसको टेस्ट करने के लिए कुछ डिजिटल कॉइन्स इस लैंग्वेज पे डेवलप किए गए, और बनाने के बाद जब उन कॉइन्स के ऊपर में हैकिंग टेक्नोलॉजी अपनाई गई, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक भी कॉइन हैक नहीं हो पाया, मतलब वो डाटा हैक नहीं हो पाया। इससे एक बात ये प्रूफ हुई कि ब्लॉकचेन एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर इस पर कोई भी डाटा रखा जाए तो उसको कोई हैक नहीं कर सकता। ये बात मैं आपसे 2008 की कर रहा हूँ, आज 2022 चल रहा है। इन 14 सालों में आज तक सिंगल डाटा हैक नहीं हो पाया। इसको सेफ और सिक्योर माना जाता है ये, और आज इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अलग अलग फील्ड में किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, उसका मैक्सिमम डाटा ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो रहा है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है फाइजर कंपनी, जो बीकासुल कैप्सूल बनाती है, आज उनका जो रिकॉर्ड है वो ब्लॉकचेन के ऊपर में है। अगर मैं बात करूँ सिंगापुर एयरपोर्ट, ब्रिटिश एयरलाइंस, ये सारी ब्लॉकचेन पे जा चुकी है। IIT कानपुर के अंदर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोर्स कराया जाता है, जा रहा है राइट नाउ, और CBSE बोर्ड अपने आप को ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर रहा है। और हमारी जो ज़मीन की रजिस्ट्री है, प्रॉपर्टी है, इसको भी धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि इससे ये डाटा चोरी नहीं हो सकता, सेफ और सिक्योर है। तेलंगाना स्टेट इसकी परमिशन ऑलरेडी दे चुका है। दिसंबर 2022 के अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी डिजिटल करेंसी लेकर के आ रहा है। तो अगला जो रिवोल्यूशन है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन है दोस्तों। यहाँ तक मैं आपको क्लियर कर पाया। अब दोस्तों, जो डिजिटल कॉइन्स जो बनाए गए थे उनका हुआ क्या, उनका एक नाम रखा गया जिनको बिटकॉइन के नाम से जाना जाता है। बिटकॉइन नाम इसलिए रखा गया क्योंकि कंप्यूटर से बना था, और कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है उनको बिट के नाम से जाना जाता है, कॉइन्स के रूप में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम बिटकॉइन पड़ा। और 2009 में कुछ समझदार लोगों ने, जिनको टेक्नोलॉजी की समझ थी, इस डिजिटल कॉइन को आपस में खरीदना और बेचना स्टार्ट किया। तो इन 2009 एक बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो लगभग 6 रुपये की थी, जो आज की डेट के अंदर में 15 लाख रुपया है, और आज ये करेंसी के रूप में इस्तेमाल होने लगा। इसका नाम क्रिप्टो करेंसी इसलिए रखा गया, क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट, और करेंसी मतलब एक मुद्रा, एक छिपी हुई मुद्रा है, क्योंकि जब इसकी ट्रांजैक्शन की जाती है तो वो P2P होती है, पर्सन टू पर्सन होती है। इसकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किसी थर्ड
थर्ड एजेंसी के साथ नहीं होता, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, तो इसलिए इसको क्रिप्टो करेंसी कहा गया। इसके पीछे जो एक और टेक्नोलॉजी है जिसको क्रिप्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है, और क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल डिफेंस के अंदर में किया जाता है, जहां पर कोई भी मैसेज जब किसी भी कमांडर ऑफिसर के द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है तो वो इनक्रिप्टेड होता है, क्योंकि वहाँ पर क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी लगी होती है। आप जो व्हाट्सअप जो यूज़ करते हैं इसके अंदर में क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी है, इसलिए व्हाट्सअप कॉल्स आपने देखा होगा हैक नहीं हो पाती। टेलीग्राम के अंदर में हाई लेवल की क्रिप्टोग्राफी लगाई हुई है, उसी क्रिप्टोग्राफी इनक्रिप्टेड लैंग्वेज को यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। दोस्तों लोग इसमें पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, यू कैन सर्च इन गूगल, इलोन मस्क, वॉरेन बफे, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, टॉप से टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटी, रोनाल्डो से लेकर के लियोनेल मेसी से लेकर के, और बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने आज अपने पैसे को क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रखा है। कारण नंबर 1, एक तो इसका ये पर्सन टू पर्सन चलती है, नंबर ऑफ सेकंड ये सेफ और सिक्योर है क्योंकि इसके पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, कोई चोरी नहीं कर सकता, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको कोई हैक नहीं कर सकता। मीन्स इसके पीछे इसको कोई बंद नहीं कर सकता। मतलब ये जिस सिस्टम पे ये क्रिप्टो करेंसी काम करती है वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। अब 2 तरह के सिस्टम मार्केट में काम करते हैं, एक है सेंट्रलाइज सिस्टम और एक है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब होता है जिसका कंट्रोल किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, या किसी सरकार के हाथ में है, या किसी कंपनी के हाथ में है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें जिसका कंट्रोल पर्टिकुलर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है, या किसी एक सरकार के हाथ में नहीं है, या किसी एजेंसी के हाथ में नहीं है, जिसका कंट्रोल एक कम्युनिटी के हाथ में होता है, एक पब्लिक के हाथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ 500 रुपये का नोट सेंट्रलाइज्ड है, तो इसका कंट्रोल आरबीआई के हाथ में है। ये आपने देखा होगा नोटबंदी के दौरान में, है ना, इसको कभी भी बंद किया जा सकता है अगर आपके पास है, अगर आरबीआई की परमिशन जिस दिन होगी बंद करने की आपके पास 0 हो जाएगा। लेकिन आपके घर में गोल्ड होगा दोस्तों, जितने भी मेरे साथी आज यहाँ पर जूम मीटिंग में हैं, आपके घर में गोल्ड होगा, गोल्ड का एक्चुअल कंट्रोल आपके हाथ में है। आपके घर में कितना है मुझे नहीं पता, मेरे घर में कितना आपको नहीं पता, कब बेचना है कब खरीदना है मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सरकार करा करके ये अनाउंसमेंट करती है कल से कोई गोल्ड की अंगूठी नहीं पहनेगा, गोल्ड के गहने नहीं पहनेगा, तो हम सुनेंगे नहीं, क्योंकि गोल्ड हमारा खुद का है। गोल्ड को किसी भी देश की किसी भी सरकार ने नहीं बनाया, ये कुदरत से निकला है, और गोल्ड की ने अपनी जगह मार्केट में खुद बनाई है। गोल्ड किसी पर्टिकुलर किसी भी कंट्री की किसी भी सरकार के द्वारा रेगुलेट नहीं है, इसको बनाया नहीं गया। तो जैसे गोल्ड का कंट्रोल पब्लिक के हाथ में है, ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का जो कंट्रोल है वो पब्लिक के हाथ में है। मैं समझा पाया आपको, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पाया होगा। तो जो मदर करेंसी है दोस्तों बिटकॉइन है, और जब बिटकॉइन को बनाया गया था तो बिटकॉइन को बनाने के पीछे जो फॉर्मूला जो इस्तेमाल किया गया था वो फॉर्मूला गोल्ड वाले फॉर्मूले पे ही बिटकॉइन बना है। गोल्ड का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, गोल्ड की सबसे पहले माइनिंग की जाती है, माइनिंग करके इसको फर्निश किया जाता है, देन ये पब्लिक के बीच में आता है, आपके हमारे बीच में आता है। हम गोल्ड का करते क्या हैं, गोल्ड को पहले खरीदते हैं, अपने पास होल्ड करते हैं, टाइम आने पर बेच देते हैं। डेफिनेटली इसके अलावा गोल्ड का कोई काम नहीं है। हमने अलग अलग रूप में गोल्ड को खरीदा हुआ है, अपने पास होल्ड किया हुआ है, देन हम इसको बेचते हैं। मज़ेदार बात क्या है, गोल्ड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक एसिड है, और एसिड का एक ही फॉर्मूला है, लिमिटेड सप्लाई एंड हाई डिमांड। आज 1 लाख रुपया किसी बॉक्स पेटी में रख दीजिए, 1 लाख रुपए का गोल्ड रख दीजिए, 10 साल के बाद आप निकालेंगे तो 1 लाख रुपए के कागज़ के नोट की वैल्यू 1 लाख रुपए होगी, लेकिन 1 लाख रुपए का जो गोल्ड है 10 साल के बाद कम से कम आपको 5 लाख रुपए में मिलेगा, बिकॉज वो एसिड है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों बिटकॉइन है, बिटकॉइन को भी माइन किया जाता है। जैसे गोल्ड की माइनिंग धरती से होती है क्योंकि उसका रिसोर्स ज़मीन है, ऐसे ही बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है वो इंटरनेट से होती है, उसका रिसोर्स इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है। माइन होकर के ये भी पब्लिक के बीच में आता है। पब्लिक ठीक गोल्ड की तरह इसकी डिमांड जनरेट करती है, मतलब इसको खरीदती है, अपने पास होल्ड करती है, और टाइम आने पर इसकी सप्लाई कर देती है, यानी कि इसको बेच देती है। मज़ेदार बात क्या है, इसकी भी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। क्यों? क्योंकि ये भी एक एसिड है। एसिड इसलिए है क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, इसकी टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है।
इससे ज़्यादा ना तो कोई बिटकॉइन बनेगा, ना एक कम बनेगा ना ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर में जो भी एक बार डाटा बना करके डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है तो इसको बनाने वाला भी चेंज नहीं कर सकता। यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खासियत है। और बढ़ती हुई डिमांड की वजह से आज इसकी डिमांड, इसके जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। एक दो एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि अभी ईरान ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था, इस दौरान में अफ़गानिस्तान की अमेरिका की एक ऑफिशियल न्यूज़ है कि जिन लोगों के पास अफ़गानिस्तान के अंदर में फिजिकल एसेट था, गोल्ड था, ज़मीन थी, वो सब वहाँ से छोड़ के भागे, उनके पास कुछ नहीं था। बट जिन लोगों ने अपने पैसे को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रखा था, वो दूसरे देशों में गए, अपने डिजिटल एसेट को बेचा और वहाँ पर वो नॉर्मल उसी तरह की ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दिया जैसे वो अपनी कंट्री में जी रहे थे। लाइव एग्जाम्पल, अभी यूक्रेन का युद्ध चला रसिया के साथ में, तो अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था। तो वहाँ पे नोटिस किया होगा, आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी, अमेरिका ने रूस पर सर्जिकल स्ट्राइक की और वहाँ पर गूगल पे को बंद कर दिया गया। तो जो पेमेंट मेथड था वो एक प्रॉब्लम बन गया। तो वहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, पुतिन ने वहाँ पर जो तेल का जो व्यापार था उसमें जो पेमेंट थी वो बिटकॉइन एंड इथेरियम कॉइन के अंदर में एक्सेप्ट की, और लगभग 10,000 करोड़ का डोनेशन यूक्रेन को गया पूरी दुनिया से क्रिप्टो करेंसी के रूप में। ये बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। ये पहली मदर करेंसी है दोस्तों जो पैदा हुई थी, और ये बाद में करेंसी भी बनेगी, ये बनाने वाले को पता नहीं था, क्योंकि ये तो ब्लॉकचेन को टेस्ट करने के लिए बनाया गया था। बाद में इसकी टेक्नोलॉजी ने मार्केट में अपनी कम्युनिटी खुद डेवलप की, जैसे गोल्ड ने की, और आज एक बड़े एसेट के रूप में रखा जाता है। ये दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2009 की, लेकिन आज हम 2022 में हैं। धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजी है ये अपने आप को अपग्रेड करती चली गई। तो इंटरनेट की दुनिया में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है स्पीड। जैसे कि आज हम सभी इंडिया में 4G यूज़ करते हैं, और दोस्तों जिस दिन 5G पूरी तरीके से हो गया उस दिन हम 4G को भूल जाएंगे। जैसे 3G को भूल गए वैसे 4G को भूल जाएंगे। ऐसे ही करेंसी की दुनिया में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहा जाता है TPS। यहाँ आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, ट्रांजैक्शन पर सेकंड। तो जब बिटकॉइन 2009 के अंदर में आया था तब एक बिटकॉइन का जो TPS रेट था वो ओनली 3 था, यानी कि 1 सेकंड में 3 ट्रांजैक्शन की जा सकती थी। उस टाइम ये काफ़ी अच्छा था, क्योंकि लोग जानते नहीं थे, कोई ट्रांजैक्शन करता नहीं था, तो ये ट्रांजैक्शन स्पीड काफ़ी थी। लेकिन बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और बढ़ती हुई डिमांड की वजह से आज एक सेकंड में 65 ट्रांजैक्शन होती है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इसका TPS रेट 3 ही है। ये 3 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन जो ट्रांजैक्शन होती है वो 65 होती है। तो इसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो चुकी है। अगर आज आप किसी से बिटकॉइन परचेज करने के लिए जाएंगे या अपने वॉलेट में लेंगे तो तुरंत आपके पास नहीं आएगा, ये कभी कभी 24 घंटा 48 घंटा भी ले लेता है। दूसरा दोस्तों, जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये बना हुआ है उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को POW ब्लॉकचेन कहा जाता है, और इस ब्लॉकचेन को सरवाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी से जो मिलती है वो बिजली से मिलती है, फिजिकल बिजली यूज होती है आज, इसलिए इसका कॉस्ट ज़्यादा आता है, ये काफ़ी महंगी भी पड़ती है, इसका फीस चार्ज ज़्यादा बनता है। क्लियर हो पा रहा है दोस्तों। तो बढ़ती हुई डिमांड के साथ बिटकॉइन एक फ्यूचर भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी बनता जा रहा था TPS की कमी की वजह से और ट्रांजैक्शन फीस ज़्यादा होने की वजह से। तो 2015 के अंदर में प्रॉब्लम जो बन रही थी लोगों के सामने, 2015 में बिटकॉइन का एक सॉल्यूशन निकल करके आया, और वो सॉल्यूशन था इथेरियम। इथेरियम ये एक कॉइन है जो 2015 में डेवलप हुआ था, और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था विटालिक बुटेरिन, जो रशिया का है, और मात्र 23 साल का लड़का है, जिन्होंने देखा कि बिटकॉइन बहुत पावरफुल है, और उन्होंने ब्लॉकचेन को पढ़ा, बिटकॉइन को समझा, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कम बिजली यूज़ करने वाली एक ब्लॉकचेन बनाई, और उस ब्लॉकचेन के ऊपर में इस इथेरियम को डेवलप किया, और इसका जो TPS रेट है वो 25 कर दिया, यानी कि बिटकॉइन से भी ज़्यादा पावरफुल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। और दोस्तों 25 TPS होने की वजह से ये 60 रुपये में लॉन्च हुआ था, और आज ये लगभग 1 लाख रुपए का कॉइन है। मज़ेदार बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी बिटकॉइन से अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसका रेट बिटकॉइन से ज़्यादा नहीं है। कारण एक ही है कि बिटकॉइन ने एसेट के फॉर्मूले को अपनाया था, लिमिटेड सप्लाई और हाई डिमांड। इथेरियम की डिमांड तो हाई है, लेकिन इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है।
और अनलिमिटेड सप्लाई होने की वजह से आज इथेरियम का रेट ज़्यादा नहीं गया। क्लियर हो पाया दोस्तों। ठीक इसी तरीके से 2017 में फिर काफ़ी बदलाव आए और 2017 में बिटकॉइन और इथेरियम का भी एक सॉल्यूशन निकल करके आया ट्रॉन के रूप में। चाइना का एक लड़का है जिसका नाम है जस्टिन सन, और इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, नई ब्लॉकचेन बनाई, और एक ऐसी ब्लॉकचेन बनाई जिसको चलने के लिए बिजली की ज़रूरत ही नहीं है। इसको POS ब्लॉकचेन कहा गया, प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन कहा गया दोस्तों। और आज ये दुनिया की सबसे पावरफुल ब्लॉकचेन है जो बिजली की खपत को ख़त्म कर देती है, और इसका जो TPS रेट है वो 2000 है। मतलब आज की डेट के अंदर में ये सबसे पावरफुल ब्लॉकचेन है। इसका ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत हाई है, इसलिए ये दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ब्लॉकचेन है। और ये जो ट्रॉन है इसकी जो वैल्यू है 1 रुपये में शुरू हुई थी, अभी 6 रुपये है। ये दुनिया को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाया, कारण एक ही था कि इसकी सप्लाई 10,000 करोड़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल एज ए करेंसी के तौर पे दुनिया के कई देशों में किया जाता है। आज होटल्स के अंदर में खाना खाने जाओगे, मैं इंडिया की बात करूं तो दिल्ली में कनॉट प्लेस बोलकर के एक जगह है जहां पर कम से कम ऐसे 8 से 10 होटल है, जहां पर अगर आप होटल खाने के लिए जाओगे, होटल में खाना खाने जाओगे तो आपको लगभग ट्रॉन आराम से पे करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। कभी जीरकपुर में आप जाइए, चंडीगढ़ के अंदर में रॉयल 7 एक होटल है, जहां पर अगर आप रूम लेते हैं, ओयो में बुक करते हैं, तो वहां पर पेमेंट आप ट्रॉन में कर सकते हैं। गुड़गांव के अंदर में ऐसे कई सारे टैक्सी ड्राइवर है जिन्होंने बारकोड लगा रखा है और वो ऑलरेडी ट्रॉन लेते हैं, तो आज एक करेंसी ये यूज होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों अलग अलग टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया। अब सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसी से पैसा उन लोगों ने बनाया, बिटकॉइन से उन लोगों ने बनाया जो शुरुआती दौर में आए थे, जब बिटकॉइन 500 रुपये का था, 1000 रुपये का था, आज उनका 20 लाख हो चुका है। आज बिटकॉइन को लोग होल्ड कम करते हैं, ट्रेड ज़्यादा करते हैं। जब इसका रेट डाउन आता है तो खरीद लेते हैं, अब ज़्यादा तो बेच देते हैं। कोई 10,000 का लेता है तो कोई लाख रुपए का अपने बजट के हिसाब से लेता है, पर बड़ा पैसा उन लोगों ने बनाया जिन्होंने इनको सस्ते रेट में खरीदा था। सेम ऐसा ही इथेरियम के साथ हुआ, और ट्रॉन आज एक करेंसी के तौर पे यूज हो रहा है दोस्तों। ये 3 चीज़ें मैंने आपसे बताई है। बिटकॉइन रेट में सबसे हाई है, ट्रॉन टेक्नोलॉजी में सबसे हाई है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक नई अपॉर्चुनिटी 2020 में आई पोलक्स डेफी के रूप में। एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट आया जिन्होंने अपना एक खुद का कॉइन लॉन्च किया जिसका नाम है पोलक्स कॉइन। एक प्रोजेक्ट है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जिसका नाम है पोलक्स डेफी, उन्होंने अपना पोलक्स कॉइन लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट ने क्या देखा कि मार्केट में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी ट्रॉन की है, तो इन्होंने ट्रॉन की ही ब्लॉकचेन के ऊपर में अपने कॉइन को डेवलप किया, बनाया, और देखा रेट में बिटकॉइन सबसे हाई है क्योंकि उसने एसिड का रूल ब्रेक नहीं किया, लिमिटेड सप्लाई रखी। तो इन्होंने भी पोलक्स कॉइन की सप्लाई मात्र 5 करोड़ रुपए रखी, 5 करोड़ कॉइन रखी। यहाँ तक मैं क्लियर कर पाया। इन 5 करोड़ कॉइन को आप कहाँ से खरीद सकते हैं? जिन जिन एक्सचेंज के ऊपर में ये पोलक्स कॉइन लिस्ट है, एक एक्सचेंज है विंडेक्स जो USA का है, यहाँ से आप इस एक्सचेंज से कॉइन को खरीद सकते हैं। और सेकंड है कॉइन बाज़ार जो इंडिया का है, यहाँ से भी आप इस कॉइन को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और अभी इन 5 एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट होने वाला है। बट एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ कि वर्ल्ड के टॉप 20 एक्सचेंज के अंदर में एक एक्सचेंज है जिसका नाम है एल बैंक, जो दुबई की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। वहाँ पर पोलक्स कॉइन ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है और 6 तारीख से इसकी ट्रेड होनी वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और मैं बता दूँ दोस्तों, अभी पोलक्स कॉइन का रेट 500 रुपया है। एल बैंक के ऊपर में 1 करोड़ यूज़र हैं, वहाँ पर डेली जो ट्रेड होता है वो 10,000 करोड़ का होता है। पोलक्स कॉइन 6 तारीख से ट्रेड होगा। अगर वहाँ पर अगर 1% लोगों ने भी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट डाली तो ये कॉइन सीधा 1000 से 1500 रुपये चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आगे मैं बताने वाला हूँ कि इस प्रोजेक्ट से कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ये जो 5 करोड़ जो कॉइन है दोस्तों, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके ऊपर में डेवलपिंग टीम ने क्या किया, इसको 2 भागों में डिवाइड किया। 70% जो कॉइन है वो इन्होंने माइनिंग के द्वारा बेचने के लिए रखे, और 30% कॉइन है जो इन्होंने लोगों को फ्री में बांटने के लिए रखे। तो इनका एक प्रोग्राम है स्टेकिंग प्रोग्राम, जो आज मैं आपसे ओनली स्टेकिंग के बारे में बात करने वाला हूँ कि स्टेकिंग प्रोग्राम जो आज लोगों को ज़्यादा मुनाफा दे रहा है किस तरीके से है। यहाँ पर ये स्टेकिंग प्रोग्राम में स्टेकिंग को FD प्रोग्राम भी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट प्रोग्राम भी बोलते हैं, जिसके बदले में आपको 3% से लेकर के 6% तक का रिवॉर्ड मिलता है। एक 12 मंथ का प्रोग्राम है, एक 24 महीने का प्रोग्राम है। अगर कोई भी पर्सन
$100 से लेकर के $1000 के कॉइन खरीद करके अगर 12 महीने के लिए फिक्स करता है, अपनी एफडी कर लेता है। एफडी का मतलब एक ही होता है कि जितने टाइम के लिए आप फिक्स करेंगे उतने टाइम तक आप अपने एसेट को बेच नहीं सकते। उसके बदले में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $100 से $1000 की है और 12 मंथ के लिए है, तो 3% मंथली आपको रिवॉर्ड मिलता है, ब्याज मिलता है कॉइन के रूप में, यानी कि साल का 36% रिटर्न है। बैंक में दोस्तों 6% से ज़्यादा नहीं मिलता। अगर 24 महीने रखते हैं तो 4% मंथली रिटर्न है, यानी कि 96% आपका महीने का टोटल रिटर्न आ जाता है। और इन्वेस्टमेंट अगर आपकी $1100 से $10,000 के बीच में है, प्लान बी से ज्वाइन करते हैं, तो 4% महीने का और 5% आपको 24 महीने में का अगर लेते हैं तो 5% मिलता है। और अगर आप प्लान सी से ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये $10,100 बनता है। 12 मंथ के लिए 5% और 24 महीने के लिए 6%। ये ओनली नॉन वर्किंग है कि आपने जिस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, ठीक आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो पाया दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर आज आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, 1 लाख रुपए की आपको एफडी करनी है, तो पहले आप कॉइन खरीदेंगे 1 लाख रुपए के एक्सचेंज से या किसी भी व्यक्ति से जिनको आप जानते हैं। 500 रुपये के हिसाब से बात करूँ तो आपको 200 कॉइन मिल गए। अब इन 200 कॉइन को आपने एफडी कर दिया 12 महीने के लिए, तो 4000 रुपये के कॉइन आपको हर महीने मिलेंगे 12 महीने तक। 48,000 रुपये क्या कॉइन आपको ब्याज में मिल गया। 1 साल के बाद जब आप अपने इन 200 कॉइन को बेचने के लिए जाओगे, तो मैं आज आपको बता दूं, आफ्टर 1 ईयर इस कॉइन की मिनिमम प्राइस वैल्यू 10,000 रुपये होगी। मैक्सिमम ये 1 लाख भी जा सकता है, 2 लाख भी जा सकता है। अगर मिनिमम 10,000 भी रहती है तो दोस्तों ये आज का 1 लाख रुपया आफ्टर 1 ईयर आपका 20 लाख रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ द प्लान। और जो ब्याज आपको आएगा उसको हर महीने आप INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था स्टेकिंग प्रोग्राम। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको ये डॉलर में लिखी हुई है, मैंने आपको INR में बता दी है। इसके अलावा इन्होंने एक एफिलिएट प्रोग्राम दिया अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, कि अगर कोई भी पर्सन पोलक्स कॉइन की कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए काम करता है तो उनको रिवॉर्ड के तौर पे कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे, कुछ कॉइन्स फ्री में दिए जाएंगे। और वो 4 तरह के एफिलिएट प्रोग्राम में 4 तरह के बेनिफिट है। सबसे पहले रॉयल्टी इनकम आती है, सेकंड डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम आती है जिसको रेफरल इनकम कहते हैं, फिर टीम मैचिंग इनकम आती है और उसके बाद रिवॉर्ड आते हैं। तो एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। इनकम नंबर 1 रॉयल्टी इनकम। सपोज दैट आपने पोलक्स कॉइन के अंदर में अपना एफडी प्रोग्राम लिया, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, कोई सा भी पैकेज आपने चूज़ किया और आपने स्टार्ट करके और एक को आपने अपने ईमेल आईडी से ज्वाइन करा दिया, तो ये आपके लेवल 1 में होंगे। अब जो आपका दोस्त आया है, इन्होंने मान लो बी को ज्वाइन करा दिया, तो आपका ये लेवल 2 हो गया, और बी ने मान लो सी को करा दिया, आपका लेवल 3 हो गया। तो होगा क्या दोस्तों, ध्यान से समझते हैं। पहले लेवल पे जितने भी लोग आपके द्वारा ज्वाइन होंगे, इनको जो मंथली जो ब्याज आएगा, मंथली जो डिविडेंड आएगा, उसका भी आपको 10% मंथली आएगा। सपोज दैट आपने ए को ज्वाइन किया, ए ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, 1 लाख रुपए का 4,000 रुपये ए को आ रहा है, तो उसका 400 रुपये आपको आएगा 12 महीने तक, आपको भी आएगा। दैट इज को रॉयल्टी। पहले लेवल पे मान लो आपने 50 लोग ज्वाइन करा दिए, सभी ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो सभी लोगों का 4-4 हज़ार रुपये ब्याज आ रहा है। 50 लोग हैं तो 50 लाख रुपए हो गया, तो 40,000 रुपये का ब्याज सबको आया, 4 लाख रुपए का ब्याज सबको आया, उसका 10% 40,000 रुपये आपको भी मंथली आएगा 12 महीने तक, आप काम करें या ना करें। ऐसे जो सेकंड लेवल के लोग होंगे, उनको जो मंथली प्रॉफिट आएगा उसका आपको 5% मिलेगा। थर्ड लेवल के लोगों से 5% आएगा, फोर्थ लेवल से 4%, 5वें से 4%, ऐसे 50 लेवल तक जितने भी लोग आपकी टीम के द्वारा ज्वाइन होते जाएंगे, उनके मंथली प्रॉफिट का आपको आएगा। दोस्तों मैं उनकी इन्वेस्टमेंट का नहीं बता रहा हूँ, उनके मंथली प्रॉफिट का बता रहा हूँ। एक बार कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा तो वो आपको 12 मंथ से लेकर के 24 महीने तक आपको मुनाफा देगा, चाहे वो छोटे लेवल पे दे या बड़े लेवल पे। ये डिपेंड करेगा कि सामने वाला कौन से पैकेज से ज्वाइन कर रहा है। दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी इनकम, मतलब 1 टाइम एफर्ट और 12 से 24 महीने तक आपको प्रॉफिट। इसके अलावा दोस्तों सेकंड इनकम है रेफरल बोनस। आपने ज्वाइन किया और आपने मान लो ए को ज्वाइन कराया और ए ने मान लो $1000 से ज्वाइन कर लिया। अगर दोस्तों आपने प्लान ए से, पैकेज ए से ज्वाइन किया है, तो आपको 5% आएगा, यानी कि $1000 का 5% आपको $50 आ गया।
आप अगर आपकी ज्वाइनिंग मान लो पैकेज बी से है, $1100 से $10,000 के बीच में आपकी आईडी लगी हुई है, तो फिर आपको 6% आएगा, यानी कि $60 आएगा। और अगर आपकी ज्वाइनिंग प्लान सी से है तो सर आपको 8% आएगा। डिपेंड करेगा कि आपने कौन से पैकेज से स्टार्ट किया है। रेफरल जितने भी लोग आपके डायरेक्ट में होंगे उनको मिनिमम 5% और मैक्सिमम 8% आपको आएगा। और ये इनकम आपको इंस्टेंट आती है, इसके लिए आपको ना एक दिन वेट करने की ज़रूरत है, ना एक महीना वेट करने की ज़रूरत है। जैसे ही कोई आपके डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन करेगा, विद इन सेकेंड में आपके वॉलेट में आपकी जो प्रॉफिट है वो ऐड हो जाता है। दोस्तों थर्ड है टीम मैचिंग, यानी कि जिन लोगों को आपने खुद ने ज्वाइन कराया है उनसे तो आपको रेफरल बोनस मिल ही गया, अगर वो भी किसी को ज्वाइन कराते हैं तो आपको टीम मैचिंग बोनस मिलता है। इसमें बाइनरी प्लान है। कैसे? आपने ए और बी को ज्वाइन कराया तो ए और बी आपके डायरेक्ट जुड़े हैं तो इनका रेफरल बोनस आपको मिल गया, ठीक है। अब ए ने क्या किया, सी और डी को ज्वाइन कराया, और बी ने क्या किया, ई और एफ को ज्वाइन कराया, तो आपको ए और बी से मैचिंग नहीं मिलेगा क्योंकि आपको रेफरल मिल चुका है। तो सी और डी से रेफरल तो मिलेगा ए को, और ई और एफ का रेफरल मिलेगा बी को। बट आपके ए ग्रुप में टोटल बिजनेस हो गया $10 का, $200 का, और बी ग्रुप में भी आपका $200 का बिजनेस हो गया। तो अगर आप प्लान ए से ज्वाइन है तो आपको 5% मैचिंग आएगी, यानी कि $10 आ जाएगा। अगर आपने बी पैकेज से ज्वाइन किया है तो आपको 6% आएगा, और सी से ज्वाइन किया है तो 8% आएगा। आपके ज्वाइनिंग अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट कितना लेना है, बट मिनिमम 5% आपको आएगा। मैं यहाँ तक क्लियर कर पाया। अब ए ग्रुप में जितना भी बिजनेस डलता है, बी ग्रुप में जितना भी बिजनेस डलेगा, उस जितना भी बिजनेस उसकी मैचिंग होगी। मैचिंग होकर के आपको 5% से लेकर के 8% आपको आता है। इसकी डेली क्लोजिंग होती है, रात को 12 बजे क्लोजिंग होगी, अगले दिन वॉलेट में आपके इनकम विड्रॉल हो जाती है। आगे चलते दोस्तों, ये मैचिंग इनकम आती है, और कितनी आती है पर डे? जितने डॉलर से आप अपनी आईडी टॉपअप करेंगे उतने डॉलर आप पर डे यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम ज़्यादा जाती है, आपकी आईडी मान लो $100 की लगा रखी है और आपकी $200 की इनकम बन रही है, तो आप अपनी आईडी को अपग्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर 4 है, एक ऑप्शनल है, यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है। जो लोग लीडरशिप में क्वालिटी रखते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है कि चाहे आप पैकेज ए से ज्वाइन करें या बी से या सी से, उसके बावजूद भी आप डायरेक्ट 8% रेफरल बोनस और मैचिंग बोनस 10% ले सकते हैं। मान लो आपने $100 से ज्वाइन किया, और अगर आप 30 दिन के अंदर में $1,000 लेफ्ट में और $1,000 राइट में कर देते हैं टीम से, तो सर आपको 10% लेवल आपका अचीव हो जाता है। चाहे आप मिनिमम $100 से ज्वाइन है, उसके बावजूद भी आपको रेफरल बोनस 8% लाइफ टाइम आता है, और जो मैचिंग बोनस है सीधा 10% आपको आती है। एक छोटा सा काम कि लेफ्ट ग्रुप में $80,000 का बिजनेस डाल रहे हैं और राइट ग्रुप में 80,000 का, लेकिन एक्टिवेशन के 30 दिन के अंदर में अगर कर पाते हैं तो आपको 10% हर बार आएगा, अन्यथा आपको मिनिमम 5% से 8% तो आना ही आना है। ये मैचिंग बोनस है। कितना कमाया जा सकता है, ये मेरी एक कैलकुलेशन है कि अगर पहले मैंने आप 2 लोग को ज्वाइन करते हैं और $100 से अगर वो स्टार्ट करते हैं तो आपको $5 की इनकम आती है मैचिंग की, ठीक है, मिनिमम 5%। 2 ने 4 को किया तो $200 की मैचिंग, तो $10 आया। ऐसे 12 महीने के अंदर मैं अगर बात करूँ तो 8,190 लोगों की टीम बनती है। टोटल जो बिजनेस मैच होता है वो $4,09,500 का होता है। अगर मिनिमम आपको 5% आता है तो $20,000 आप साल में कमाते हैं, और अगर आपने 10% अचीव करा तो मेक इट डबल, ये $40,000 आपकी इनकम सालाना आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों रिवॉर्ड है। पहला रिवॉर्ड है ये रेफरल बोनस, रॉयल्टी बोनस और टीम मैचिंग के अलावा है। अगर 30 दिन के अंदर में आप $2,000 की मैचिंग कर देते हैं तो आपको मैचिंग बोनस तो आएगा ही आएगा, रेफरल भी आएगा, रॉयल्टी भी आएगी। इसके अलावा $100 आपको एज ए गिफ्ट मिलता है। और अगर 60 दिन के अंदर में $7,000 आपने टोटल कर दिया, जैसे मान लो 2,000 आपने पहले किया हुआ है, बस आपने $5,000 की मैचिंग और करनी है, तो $100 तो रिवॉर्ड आपको मिला ही है दोस्तों। $250 का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। 90 दिन में अगर $22,000 करते हैं टोटल, यानी कि 7,000 आपका पहले हो चुका है, 15,000 आपको नया करना है, तो आपको नए $1,000 का मिलता है। 100 भी मिलेगा, 250 भी, $1,000 भी मिलता है। 150 दिन में $72,000 की मैचिंग करने पर $2,500 का रिवॉर्ड मिलता है। 240 दिन में $2,72,000 की मैचिंग करने पर $10,000 का रिवॉर्ड मिलता है। ऐसे करके लास्ट रिवॉर्ड 600 दिन का है, $12.5 लाख, टोटल 13 करोड़ के रिवॉर्ड हैं। दोस्तों अगर मैं बाइनरी
और इन रिवॉर्ड को मैच करूँ तो टोटल 40 करोड़ की इनकम 600 दिन में एक बंदा यहाँ से अर्न कर सकता है। दिस इज़ माई प्लान, यही प्लान है। तो बेस्ट विशेस फॉर योर डिजिटल एसेट। आप यहाँ पे अपना एक डिसीजन ले सकते हैं और उस डिसीजन से आप डेफिनेटली अपने आप को ग्रो कर सकते हैं।